हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इसके पहले आपको बताया गया है कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे बोला जाता है लॉरेंज बल। तो यहाँ पर जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है उस पर जब लॉरेंज बल आरोपित होगा तो उसकी गति में जो है क्या परिवर्तन होगा या फिर वो किस प्रकार से गति करेगा, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो आपको 3 कंडीशंस ध्यान देनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहली कंडीशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर केस 1 और आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। तो ये पहली कंडीशन है। यहाँ पर जो आवेशित कण है ये चुंबकीय क्षेत्र में जो है क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको ये दिया गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B, ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर कोई आवेशित कण है मान लीजिए +Q और ये जो आवेशित कण है ये इस चुंबकीय क्षेत्र में जो है इसके समांतर प्रवेश कर रहा है, यानी कि इस प्रकार इसके समांतर जो है मान लीजिए v वेग से प्रवेश कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आपको बताया गया जब भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लॉरेंज बल आरोपित होता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि तो आवेशित कण पर आरोपित लॉरेंज बल, तो इसका सूत्र होता है यहाँ पर F बराबर Q V B साइन थीटा। ये आपको पहले भी बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो कण था ये V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर चूंकि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V वेग से प्रवेश करता है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। यही पॉइंट समझना है क्योंकि दोनों की दिशा एक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इसके अलावा आवेशित कण दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो होगा 0 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको समीकरण बताया गया है F बराबर Q V B साइन थीटा, उसमें थीटा की जगह पे आपको प्रयोग कर देना है साइन 0 डिग्री। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा फिर F बराबर Q V B इंटू इसका मान हो जाएगा 0, यानी कि F बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, और अगर उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा तो इसका मतलब ये आवेशित कण जो है इस प्रकार से एक सरल रेखा में गति करेगा क्योंकि इस पर कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा।
तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आवेशित कण गति कर रहा था इस पर कोई भी लारेंज बल आरोपित नहीं हो रहा है, इसलिए ये कण जो है एक सरल रेखा में गति करेगा। सरल रेखा या फिर बोल सकते हैं आप यहाँ पर इसे ऋजु रेखा में गति करेगा। तो वही यहाँ पर बताया गया कि अतः आवेशित कण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऋजु रेखीय पथ पर जो है गति करेगा, या फिर आप बता सकते हैं यहाँ पर कि आवेशित कण का पथ जो होगा वो ऋजु रेखीय होगा। तो ये पहली कंडीशन याद रखेगा कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जो है क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, ऋजु रेखीय होगा, यानी कि एक सरल रेखीय होगा। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन, तो अब आप यहां पर लिखेंगे केस 2, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इसके पहले आपको बताया गया था कि जो आवेशित कण था वो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता था, इस बार जो है यहाँ पर लंबवत प्रवेश करेगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर जो है आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, कागज के तल के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं क्रॉस चिन्ह के द्वारा। इस प्रकार से ये हो जाएगा यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्रॉस चिन्ह आपको बताया गया कि इसका मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर होगा, यानी कि इस प्रकार से इसके नोक की दिशा में इस प्रकार से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आवेशित कण है, यहाँ पर आवेशित कण आप मान लीजिए Q है। जब ये आवेशित कण जो है v वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है v वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश कर रहा है। अब ये पॉइंट आपको समझना है, जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर इस प्रकार से है, और यहाँ पर आवेशित कण जो है इस प्रकार इधर से इसके अभिलंबवत प्रवेश कर रहा है, यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके अभिलंबवत प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो लॉरेंज बल आरोपित होगा, यानी कि जो चुंबकीय बल आरोपित होगा, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी बताया गया है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो लॉरेंज बल आरोपित होगा वो इन दोनों के लंबवत होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये यहाँ पर इस दिशा में आपका प्रवेश कर रहा है यहाँ पर आवेशित कण, तो जो लॉरेंज बल आरोपित होगा वो इन दोनों के लंबवत इस प्रकार से आरोपित होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस प्रकार से लॉरेंज बल यहाँ पर आरोपित हो जाएगा। तो ये आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो लॉरेंज बल आरोपित होगा वो इन दोनों के अभिलंबवत इस प्रकार से आरोपित हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जब इस पर लॉरेंज बल इन दोनों के अभिलंबवत आरोपित होगा तो यहाँ पर जो आवेशित कण था इसका पथ जो होगा वो वृत्ताकार हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस आवेशित कण का पथ जो होगा वो वृत्ताकार हो जाएगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पर इस वृत्ताकार पथ का केंद्र यहाँ पर ये हो गया, तो अगर केंद्र ये है तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, त्रिज्या आप मान लीजिए यहाँ पर r, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आवेशित कण जो है इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इसे वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा वो कहाँ से मिलेगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है उसे इस लॉरेंज बल से मिल जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आवेशित कण है जब ये वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए यहाँ पर जो है अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, जो कि आपको 11th में पढ़ाया भी गया है। तो यहाँ पर इसे अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, इसे अभिकेंद्र बल जो है इस लॉरेंज बल से मिल जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी कोई आवेशित कण जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। जैसे आपको इसके पहले बताया गया था कि उसका पथ ऋजुरेखीय था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आवेशित कण होगा
इसका पथ यहाँ पर जो होगा कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। और यहाँ पर जो लारेंज बल आरोपित हो रहा है इसकी दिशा आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कुछ पॉइंट आप लोग, सबसे पहले आपको बताया गया है कि जब यहाँ पर ये आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस चुंबकीय क्षेत्र, इसके अलावा इसके वेग, इन दोनों के लंबवत लारेंज बल आरोपित होता है, जिसके कारण इसका पथ जो होता है वो वृत्ताकार हो जाता है। और इससे वृत्तीय पथ पर जो है यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो इस लारेंज बल से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r, इतना होता है, ये सूत्र होता है अभिकेंद्र बल का, बराबर लॉरेंज बल यहाँ पर दिया गया है। लॉरेंज बल का सूत्र आपको बताया गया QVB sin थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर जो बल आरोपित हो रहा है वो लंबवत आरोपित हो रहा था, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा sin 90 डिग्री, इतना हो जाएगा। यानी कि आप इससे ऐसा लिख सकते हैं QVB, क्योंकि sin 90 का मान 1 होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से अगर आप R का मान ज्ञात करें तो R आप उधर ले जाइए। तो अब ध्यान दीजिए R का मान आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है mv², और ये पूरा इसके बट्टे में आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर QVB, इस प्रकार से इतना आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर V से एक V जो है कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा फिर R बराबर mv बट्टे में आ जाएगा QB। इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या आ गई। इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर कि यदि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के है, तो अब ध्यान दीजिए गतिज ऊर्जा को जो फार्मूला होता है वो होता है K बराबर ½ mv², इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगर इस दो का इधर हम लोग गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2K, इतना हो गया, और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा mv², m भी आप इधर ले आइए तो बट्टे में आ जाएगा m, और यहाँ पर हो जाएगा v², इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर यहाँ से आप v का मान ज्ञात करें तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √2K/m, इतना आ गया, स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए समीकरण 1 से जो आपको समीकरण 1 बताया गया इसमें जो v दिया गया है उसकी जगह पर ये वाला हम लोग मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर R बराबर m बट्टे में दिया गया है QB, और v की जगह पे आप ये वाला मान रख दीजिए, तो √2K/m, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इस m का अंदर हम लोग गुणा करें रूट के अंदर, तो जब ये अंदर जाएगा रूट के तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं m², अंदर जाने पर कितना हो जाएगा m²। इसके अलावा दिया गया है K, बट्टे में दिया गया है m, और बट्टे में यहाँ पर बाहर दिया गया है QB, इस प्रकार से इतना हुआ। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाला m जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जब m कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा फिर यहाँ पर R बराबर अंडर रूट, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2mk, इतना हो गया, और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा QB। इस प्रकार से ये यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा k है तो इस प्रकार से आप त्रिज्या ज्ञात करेंगे। इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि आवेशित कण V वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है, त्वरित
किया गया है तो यहाँ पर जो आवेशित कण था अगर इसे v वोल्ट द्वारा यहाँ पर जो है त्वरित कर दिया गया है तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी k, इसका मान हो जाएगा फिर q इंटू वी। इस प्रकार से याद रखिएगा, यहाँ पर जो स्मॉल v दिया गया वो वेग है कण का, और जो कैपिटल V दिया गया है इसका मतलब विभवांतर है, तो ये याद रखेगा। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा का ये वाला फार्मूला है k बराबर, इसको आप जो है इस समीकरण में रख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा फिर r बराबर अंडर रूट, यहाँ पर दिया गया 2m k की जगह पे ये वाला मान रख दीजिए q v बट्टे में दिया गया है यहाँ पर q b। इस प्रकार से इतना दिया गया। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर इस q से इसको कैंसिल कर दें, यानी कि जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, फिर रूट q बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए जो q था इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं रूट q इंटू रूट q के रूप में, यानी कि ये वाला जो q आपको दिया गया है यहाँ पर ये वाला, इससे आप रूट q इंटू रूट q लिख सकते हैं। तो अब ये एक रूट के अंदर दिया गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, फिर r बराबर ध्यान दीजिए बट्टे में है b, तो इससे आप ऐसा लिख दीजिए 1/b अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 2m, इसके अलावा v, और बट्टे में अब यहाँ पर आ जाएगा q। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो एक फार्मूला ये हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर ये आवेशित कण इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इसे कुछ समय भी लगेगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि आवेशित कण का आवर्तकाल कैपिटल T है, तो आवर्तकाल यानी कि समय से मतलब है यहाँ पर, तो आवर्तकाल को लिखते हैं T से, तो ये हो जाएगा T। आपको जो सूत्र बताया गया, सूत्र ये बताया गया कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अब ध्यान दीजिए, जब ये आवेशित कण इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो ये इसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी पूरी। तो यहाँ पर दूरी का मतलब हुआ फिर 2πr, यानी कि इस वृत्तीय पथ की जितनी परिधि होगी वो इस आवेशित कण द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी। ये तो हो गई दूरी, बट्टे में होता है चाल, यानी कि इसका वेग क्या था यहाँ पर v, तो ये होगा यहाँ पर आवर्तकाल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे t बराबर 2π/v इंटू r। r का मान आप समीकरण 1 से रख दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है mv, बट्टे में है qb। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो है v से v आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा फिर t बराबर 2πm इतना होगा, और बट्टे में आ जाएगा qb। इस प्रकार से ये आ जाएगा यहाँ पर आवर्तकाल। अगर मान लीजिए आपको आवृत्ति ज्ञात करने हैं तो आवृत्ति के लिए सूत्र होता है n बराबर 1/t, इस प्रकार से। तो इसका मतलब n बराबर 1/t का आप मान रखिए 2πm/qb, इस प्रकार से इतना हुआ। तो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब n बराबर हो जाएगा फिर qb बट्टे में हो जाएगा 2πm, इस प्रकार से इतना हुआ। ये हो जाएगी आवृत्ति। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि जब भी कोई आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इसका पथ जो होगा वृत्ताकार हो जाएगा। इस पथ की त्रिज्या का जो फार्मूला होगा वो होगा r बराबर mv/qb। अगर मान लीजिए गतिज ऊर्जा आपको पता है तो वहां पर आप फार्मूला ये यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आवेशित कण का विभवांतर आपको पता है तो आप वहां पर इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर आवर्तकाल ज्ञात करना है, यानी कि इस वृत्तीय पथ को तय करने में यहाँ पर कितना समय लगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं या फिर इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आवृत्ति ज्ञात करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे। और इसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट ध्यान देने हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर एक फार्मूला आपको ये बताया गया है और एक फार्मूला यहाँ पर ये बताया गया है। इन दोनों फार्मूले में आप कुछ पॉइंट ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर जो त्रिज्या है वो वेग पर निर्भर है, यानी कि यहाँ पर इस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है
वो इस वेग पर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आवर्तकाल है वो इस वेग पर निर्भर नहीं है। इसके फार्मूले में कहीं पर भी आपको वेग नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो आवर्तकाल है वो इस कण के वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है वो इस वेग पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी आवेशित कण अधिक वेग से प्रवेश करेगा तो उसका यहाँ पर जो ये वृत्तीय पथ है ये बड़ा हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेगा, क्योंकि त्रिज्या जो है इसके वेग पर निर्भर है। अगर वेग का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ने का मतलब ये है कि वृत्तीय पथ का मार्ग जो है यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेगा। लेकिन आवर्तकाल जो है ये वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी कि कण जो है चाहे जितना तेज गति करे चाहे जितना धीमे गति करे उसके समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि समय उतना ही लगेगा। केवल वेग अधिक होने पर वृत्ताकार पथ जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर वेग कम है तो वृत्ताकार जो पथ होगा उसका मार्ग कम होगा, लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरी कंडीशन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे केस 3, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, अब की बार ये तीसरी कंडीशन है। इसके पहले समांतर प्रवेश कर रहा था, फिर लंबवत प्रवेश कर रहा था, इस बार जो है वो तिरछा प्रवेश करेगा। तो क्या होगा इसके लिए अब ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये दिया गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B इस प्रकार से, और यहाँ पर जो है कोई आवेशित कण है Q, और ये जो है आपकी बार इस चुंबकीय क्षेत्र में जो है तिरछा प्रवेश करेगा। तिरछा यानी कि मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रवेश कर रहा है, और इसका वेग जो है v है। इस प्रकार से ध्यान दीजिए प्रवेश करेगा और इसका वेग क्या है v है, और यहाँ पर मान लीजिए तिरछा प्रवेश कर रहा है तो इसका ये कोण जो है वो थीटा है। तो यहाँ पर जो हम लोग इसका वियोजन करेंगे, वियोजन करना आपको इसके पहले बताया गया। तो वियोजन करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इसका लंबवत घटक बना दीजिए। तो वियोजन करने के लिए आपको बताया गया है कि जिस तरफ कोण दिया गया होता है उस तरफ वाला भाग कॉस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, किसका वियोजन कर रहे हैं वेग का, तो ये हो जाएगा v कॉस थीटा। और जिस तरफ कोण नहीं दिया होता है उस तरफ वाला भाग होता है साइन, तो ये हो जाएगा v साइन थीटा। बस यही पॉइंट आपको समझना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस वेग के इस बार दो घटक हैं, इस वेग के दो घटक हैं। एक आपका ये क्षैतिज घटक दिया गया है और एक आपका ये लंबवत घटक दिया गया है। तो यहाँ पर वेग के दो घटक हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये वाला घटक है यानी कि v कॉस थीटा, ये वाला घटक जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो अगर ये घटक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो इसका मतलब ये जो है इस कण का पथ जो होगा वो कैसा करेगा, ऋजुरेखी करेगा, क्योंकि पहले ही बताया गया था कि जब भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ जो होता है वो ऋजुरेखी होता है। यानी कि ये घटक जो है इस कण के पथ को ऋजुरेखी करेगा, और जो ये वाला घटक है ये ध्यान दीजिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ये घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो ये घटक जो है यहाँ पर इस कण के पथ को वृत्ताकार करेगा, क्योंकि ये लंबवत दिया गया। आपको दोनों कंडीशन पहले पढ़ाई गई, एक समांतर के लिए और दूसरा लंबवत के लिए। समांतर में पथ जो था वो ऋजुरेखीय था, लंबवत में जो पथ था वो वृत्ताकार था। तो ये वाला घटक जो है इस आवेशित कण के पथ को जो है ऋजुरेखी करेगा और ये वाला जो है वृत्ताकार करेगा। इसका मतलब होगा क्या यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर जो ये आवेशित कण होगा वो इस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से। इसका मतलब वो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए आगे
बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका पथ जो है ऋजुरेखीय भी होना चाहिए और वृत्ताकार भी होना चाहिए, क्योंकि ये घटक जो है उसके पथ को ऋजुरेखीय बनाएगा और ये वाला घटक उसके पथ को जो है यहाँ पर वृत्ताकार बनाएगा, क्योंकि ये लंबवत घटक है और ये क्षैतिज घटक यानी कि समांतर घटक है। इसलिए यहाँ पर जो इस कण का पथ होगा इस बार वो सर्किलाकार हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, आप बोल सकते हैं सर्किलाकार। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो उसका पहिया राउंड करता है और राउंड करते हुए जो है सरल रेखीय पथ पर गति करता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो है वृत्तीय पथ पर गति करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसका पथ जो होगा ऋजुरेखीय भी होगा और वृत्ताकार भी होगा, तो इससे आप बोलेंगे यहाँ पर सर्किलाकार। तो अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे अतः वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो अब ध्यान दीजिए, जो आपको वृत्तीय पथ की त्रिज्या का फार्मूला भी बताया गया था, वहां पर बताया गया था R बराबर mv/qb, ये आपको बताया गया था वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाला जो घटक है इसे वृत्ताकार पथ प्रदान करेगा, तो जहां पर v लिखा गया है उसकी जगह पर होना चाहिए v sin थीटा। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसके बाद ध्यान दीजिए आवर्तकाल। तो आवर्तकाल के लिए आपको सूत्र बताया गया था t बराबर यानी कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी का मतलब 2πr आपको बताया गया था, यानी कि इस वृत्तीय पथ की परिधि, और बट्टे में चाल यानी कि v। तो अब ध्यान दीजिए चाल क्या होगी इस बार v sin थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा। इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद समीकरण 1 व 2 से, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर r का मान जो हम लोग इसमें रखेंगे, तो ये दिया गया आपको t बराबर 2π बट्टे में दिया गया v sin थीटा इंटू इस r की जगह पे ये वाला मान रखेंगे, तो mv sin थीटा बट्टे में हो जाएगा qb। इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है v से v कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा फिर t बराबर 2πm और बट्टे में आ जाएगा qb। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, आप आवर्तकाल का जो फार्मूला आया है वो सेम आया है जो यहाँ पर इसके पहले बताया गया था। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आवर्तकाल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है पिच, यानी कि पिच किसे कहते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका पथ कैसा था वृत्तीय। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में, याद रखिएगा, एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने के लिए जो यहाँ पर एक आवेशित कण द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को जो है पिच कहते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पिच कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेगा कि एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई जो दूरी होती है उससे पिच कहा जाता है। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।